हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो हम लोग आज जो है क्या देखेंगे, बताइए। सीसैट का 2021 का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे। बहुत लोगों का जो है काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा होगा। जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है दोनों पेपर में, GS1 और सीसैट के पेपर में, वो डेफिनेटली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। वो अपना प्रेशियस टाइम बिल्कुल ना वेस्ट करें, रिज़ल्ट का वेट नहीं करें, क्योंकि ये जो 2 वीक है ये बहुत लोगों के लिए जो है आप कह सकते हैं मुश्किल टाइम होगा। क्योंकि जो लोग बाउंड्री के पास होंगे, जिनका स्कोर बाउंड्री के पास बन रहा होगा, वो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं रिलैक्स स्टेट पे अभी नहीं होंगे और पढ़ नहीं पा रहे होंगे, ठीक है। ये इस एग्ज़ाम का हार्श रियलिटी है जो कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बहुत लोग जो है वो इस स्कोर के आसपास होंगे, ठीक है। अब देखिए, बहुत लोग का, अब आप अगर अपने आसपास लोग को देखेंगे तो जिनका है कि पेपर 1 में काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा है, 115, 120, 100 के ऊपर स्कोर आ रहा है, लेकिन सीसैट में जो है वो कहीं ना कहीं 65 to 70 के बीच स्कोर ला रहे हैं, ठीक है। और ये सीसैट का जो टफ आप कह सकते हैं, जो लेवल जो इंक्रीज़ हो रहा है राइट फ्रॉम 2019, 2020 और अभी जो 21, तो अब जो है ये बहुत अलार्मिंग स्टेट पे पहुंच चुका है, ठीक है। अब सीसैट को आप इजीली नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आर्ट्स बैकग्राउंड वालों के लिए, साइंस बैकग्राउंड वाले भी काफ़ी जो है इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक ढंग से क्वेश्चंस बना के नहीं जाते हैं और उनको कंसेप्ट अगर नहीं पता है, तो वहाँ पर फिर उनको जो है फिर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। और जैसे पहले बहुत लोगों का जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले लोग होते थे खास करके, ठीक है, उनका एक स्ट्रैटेजी क्या रहता था कि वो पैसेज पर, ठीक है, या जो भी आरसी जो या पैसेज जो आती है उस पर जो है वो पूरी तरह से रिलाई करेंगे, क्योंकि उनको भरोसा होता था कि इंग्लिश में जो है वो अच्छा कर लेंगे, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी काम करता है, बिल्कुल काम करता है, लेकिन होता क्या है कि इस स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम एक आती है कि अगर आपने क्वांट बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है, और आपने कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बनाए हैं और पैसेज आपने पूरा अटेम्प्ट किया है, तो अगर गलती से ये जो बनाया हुआ क्वांट या रीजनिंग आपका गलत हो जाए और पैसेजेस का जो आंसर है वो कन्फ्लिक्टिंग आए, क्योंकि आप देख रहे हैं डिफरेंट कीज़ में, अगर आप देखेंगे हर जितना भी कीज़ आप देखेंगे तो सब में जो है कुछ प्रोबेबल आंसर्स निकालते हैं, ठीक है। और ये जितने भी की होंगे अभी आपके, चाहे जो भी आए, चाहे हमारा भी जो की आएगा, वो ओरिजिनल यूपीएससी से जो है वो वैरी कर सकता है, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी हमेशा रहता है। इसका इसलिए रहता है क्योंकि यूपीएससी के डिस्क्रिप्शन पे होता है सारा कि कौन सा आंसर उसको अच्छा लग रहा है कि ये परफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो आप कह सकते हैं एक तरह से जो प्रोबेबिलिटी का बात है वो पैसेज वाले में आ जाता है। तो इसीलिए अगर अब जो पैसेज को सिर्फ जो है एम लेकर चल रहे हैं कि सिर्फ पैसेज से क्वालिफाई कर जाएंगे सीसैट, तो ये बिल्कुल ही गलत स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाला है, ठीक है। अब देखिए, कौन लोग जो है ईजिली सेल कर जाते हैं थ्रू सीसैट, जिनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है, जिनका क्वांट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। मतलब सिर्फ अच्छा नहीं, जिनका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि क्वांट का लेवल भी अब जो सीसैट का है वो ऑलमोस्ट कैट का लेवल का हो चुका है, ठीक है। तो क्वांट का भी लेवल आपका ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रहेगा तो आप सारे क्वेश्चंस बना लेंगे। जिनका काफ़ी अच्छा है, जिनका प्रैक्टिस किया हुआ है, वो डेफिनेटली एडवांटेजियस पोजीशन में है, ठीक है। वैसे लोग जो कि इस एसएससी का तैयारी कभी किए हों या फिर कैट का तैयारी किए हों, उनका क्वांट अच्छा रहता है, ठीक है। वो इस यहाँ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए क्या है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पेपर काफ़ी ईजी था, सीसैट का पेपर काफ़ी ईजी था, और पोस्ट एग्ज़ाम बोल देना कुछ भी है, वो डिफरेंट बात होता है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है, वो 2 घंटे में जो है बहुत ईजी क्वेश्चन भी जो है वो आपको काफ़ी टफ दिखता है वहाँ पे, ठीक है। और ये रियलिटी है इस एग्ज़ाम का, ठीक है। तो अगर आपने ठीक ठाक स्कोर किया है, 70-80 आप स्कोर ला रहे हैं, तो आपने एक अच्छा अटैम्प्ट किया है, ठीक है, और आपका पूरा चांसेस है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इस एग्ज़ाम पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस का मेन जो पर्पस है वो क्या है कि आप अब, क्योंकि अब अगला अटैम्प्ट भी आपका 6-7 महीने दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आपके पास टाइम, अगर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट को भी देख के बोले तो काफ़ी कम है, ठीक है। जिनका क्वांट अच्छा नहीं है उनके लिए अभी 6-7 महीने का टाइम है, वो क्वांट पे जो है थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें। अगर आप रोज़ 1 घंटे का या 1.5 घंटे का टाइम इन्वेस्ट करते हैं क्वांट में, तो वो मोर देन एनफ होगा आपके सीसैट के लिए, और वो टाइम अब आपको डेडिकेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस आए थे आपके, ठीक है, नियर अबाउट, अगर हम लोग क्वांट की बात करें, हम लोग रीजनिंग वाला क्वेश्चंस जो है किसी और वीडियो में देखेंगे, तो क्वांट के क्वेश्चंस जो हैं टोटल आपके 25 आए थे, ठीक है। और उसको हम लोग अगर आप कैटेगराइज करना चाहें तो हम लोग 4 कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ईजी, ठीक है। ईजी जो बेसिकली सिटर्स होते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन अगर जिनका क्वांट एकदम बेसिक है, जिनको थोड़ा सा भी क्वांट आता है, तो वो इतने क्वेश्चंस जो है वो बना के आएंगे, 7 क्वेश्चंस उनको बना के आना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद आता है देखिए मॉडरेट, ठीक है। इसमें जो है आपको क्या है, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, ठीक है।
कुछ जो है 8 और डेफिनेटली पहले क्या होता था कि ये मॉडरेट वाले रीजन में जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हुआ करते थे, लेकिन अब ये जो पार्ट है ये क्या कर गया है, शिफ्ट आपके टफ़ वाले पार्ट में, ठीक है। टफ़ में जो है क्वेश्चंस जो जिसमें थोड़ा सा जो है आप क्या कह सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो आने लगे हैं वो हो गया है आपका, अब ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस वेरी टफ जिसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे, इसमें 2 या इसमें आप 3 भी मान के चल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या थे जिनको अगर आप ना अटेम्प्ट करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मैं रेकमेंड करूँगा कि वैसा क्वेश्चंस में आप टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। एग्जाम में आप वैसा क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो आप जो है बाकी क्वेश्चंस जो कि खास करके ईजी और जो कि आपके मॉडरेट है उनको आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, अब आप क्या करिए, किसी भी पेन और पेपर उठाइए, ठीक है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए अभी अगर आप जिन्होंने नहीं किया है, इस साल एग्जाम नहीं दिया है, वो इस क्वेश्चन को इस वीडियो के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को देखिए कि किस पार्ट से आया हुआ क्वेश्चन है और आप जो है इस क्वेश्चन को सही से बना पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है या जो सबसे एक्यूरेट मेथड होता जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं एग्जाम में, उसी मेथड से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अब पहला जो क्वेश्चन आया आपका, अब पहला ही क्वेश्चन जो था ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था, इसको हम जो है हम इसको वेरी टफ ही कहेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जो था ये एक्चुअली टफ है नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन एग्जाम सिचुएशन में आपको ये वेरी टफ दिखेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर आपको इमेजिन करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा और आपके गलती होने का जो है वो चांसेस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब क्या होगा कि हर क्वेश्चन के पहले आपको बताया जाएगा कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था और जो है आपको जो है आप इसको सॉल्व कर सकते थे या लीव कर सकते थे और आपका जो है आंसर क्या है वो भी आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अ बॉय प्लेज विद अ बॉल एंड ड्रॉप्स इट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। एवरी टाइम द बॉल हिट्स द ग्राउंड it bounces back to attain a height 4/5 of the previous height, ठीक है। the ball does not bounce further if the previous height is less than 50 centimeter, ठीक है। what is the number of the times the ball hits the ground before the ball stops bouncing, ठीक है। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन रहे और आपका जैसे एक जगह मीटर दिया हुआ है, एक जगह सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप किसी एक कॉमन यूनिट में चेंज कर दें, ठीक है। तो हमारे लिए क्योंकि 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम इसको क्या करते हैं 1.5 मीटर को 150 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 150 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, तो कुछ ऐसा सिचुएशन है, यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि इस हाइट से जो है बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, ये हमने ड्रॉप किया, ठीक है। ये यहाँ पर हिट किया, फिर ये जो है ऐसे करके ये देखिए ये फिर बाउंस करेगा, फिर बैक आएगा, फिर बाउंस करेगा, फिर हिट करेगा, ठीक है। यहाँ से इसको ज़रा सा थोड़ा सा इसका हाइट को हम लोग डिक्रीज़ कर लेते हैं क्योंकि ये डिक्रीजिंग हाइट है, ठीक है। जैसे पहले ये गया कुछ ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। हम लोग देखते हैं क्या, देखिए जैसे सबसे पहले क्या है कि उसको 150 मीटर से ड्रॉप किया गया है। 150 के बाद जब वो ड्रॉप मतलब जब वो हिट करेगा ग्राउंड को तो वो कितना राइज करेगा, सिंपली 4/5 ऑफ 150, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए 120, यानी ये जो है यहाँ पर 120 जो है ये राइज किया। अब देखिए ये 120 राइज किया और ये जो फिर से वापस आएगा ग्राउंड पे, तो देखिए पहले एक बार हिट किया तो इसको यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया 1। अब यहाँ पर ये आया दूसरा बार हिट किया तो इसको लिख देते हैं 2, ठीक है। अब बताइए कितना राइज करेगा, 120 था तो 120 का 4/5 करेगा तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, ये हो जाएगा आपका 96, ठीक है। तो ये आपका आ गया 96, ठीक है, ये आ गया आपका, फिर 96 ऊपर गया, 96 फिर नीचे आ जाएगा, फिर आपका कितना हुआ बताइए, ये थर्ड बार हिट किया, ठीक है। थर्ड बार हिट करने के बाद क्या होगा, 96 का जो है 4/5 आप करिएगा, ठीक है। नियर अबाउट अगर हम लोग 8 करते हैं 0.8 करते हैं तो अगर होता है तो 8 6 42 4 और 9 8 72 76.2, नियर अबाउट 76.2 जो है ये राइज होगा, तो यानी यहाँ पे 76.2 जो है ये ऊपर गया। अब ये 76.2 ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। अब फिर ये बाउंस करेगा, क्योंकि इसका हाइट जो था जिस हाइट से गिर रहा है वो कितना है 76.2 है, तो 76.2 को अगर हम लोग इंटू करेंगे 0.8 नियर अबाउट, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 to 16 एंड 16 जो है नियर अबाउट आपका जो है ये 61.44 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर गया और ये फिर नीचे आएगा तो कितना है 61.44, ठीक है। तो ये कितना, ये 4th बार हिट किया, फिर ये लौट के आया कितना, ये 5th बार हिट किया। अभी भी देखिए हाइट जो था वो किस हाइट से फॉल किया है 61.44 से, तो जब 61.44 को हम लोग 0.8 करेंगे तो ये नियर अबाउट आ जाएगा 49, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये राइज होगा 49 और ये फिर फॉल करेगा, लेकिन इस बार जो फॉल करेगा ये राइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि प्रीवियस हाइट जो था वो इसका जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम था, तो यानी ये जो मतलब राइज जब वो बाउंस करना जो स्टॉप कर देता है उसके पहले वो ग्राउंड को कितनी बार हिट करेगा 6 टाइम्स,
ठीक है। तो आपको देखिए यही कैलकुलेट करना था, इस चीज़ को कैलकुलेट करने में अब आपको हो सकता है एग्जाम में गलती हो, और बिल्कुल गलती होगा, और बिल्कुल एडवाइस नहीं करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आप जो है एग्जाम में अटैम्प्ट करें। जिनका क्वांट काफ़ी अच्छा है और जिनके पास काफ़ी टाइम बचा होगा वही इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको मार्क्स सेम मिलने हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें जो कि ईजिली बन जाए, और जिसमें आप इस तरह से अटैम्प्ट करें कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ। तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन 6, मतलब 6 टाइम जो है वो हिट करेगा ग्राउंड को। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं सेटर्स, ठीक है। इसको हम लोग इजी में बोलते हैं अगर जिनका क्वांट बहुत बेसिक है। जो क्वांट नहीं भी जानते हैं, जो जानते हैं ये भी नहीं जानते कि क्वांट क्या है, वो भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनको नंबर मतलब उनको काउंटिंग करने आता है, ठीक है। अब देखिए इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 टू 1000, ठीक है, 1000 तक इनको जो है नंबर कर दिया गया है, लिस्ट कर दिया गया है। अब क्या कर रहा है, इन हाउ मेनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ द डिजिट 10, मतलब जो जितने भी डिजिट हैं, ठीक है, उनका सम जो है वो 10 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 700 से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। बताइए 700 टू 799 कौन से ऐसे नंबर होंगे जिनका डिजिट का सम जो है वो 10 होगा। बताइए, देखिए अब सब में जो है 700 टू 799 जो है ये 7 तो है, ये बिल्कुल कॉमन है, 7 तो सब में कॉमन रहेगा, 700 टू 79। तो इसमें बताइए कौन सा ऐसा नंबर पहला नंबर होगा जिसका सम ऑफ डिजिट जो है वो 10 होगा। तो इसका पहला होगा, देखिए बताइए कौन सा, 703। देखिए 703 का है सम, 7 और 3 जो है 10 हो जाएगा। दूसरा क्या होगा इसके बाद, बताइए जस्ट इसके बाद क्या आ जाएगा, 712, बिल्कुल होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद क्या होगा, 721, ठीक है। और उसके बाद एक और क्या होगा, 730, ठीक है। तो यहाँ पर कितने नंबर आ गए जल्दी से बताइए, आपके आ गए 4 नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 800 टू 899। इसमें बताइए कौन कौन से नंबर्स होंगे, जल्दी से बताइए कौन से नंबर होंगे। सबसे पहले आपका होगा 802, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जल्दी से बताइए, 811, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, 820, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब जो है बताइए यहाँ पर उसके बाद फिर क्या है, नंबर आपका आता है, हाँ उसके बाद आपका आता है 902। अगर हम लोग सीधा इसमें अगर हम लोग 1000 तक ले लें, ठीक है, तो 1000 तो ऐसे भी उसमें नहीं होगा, तो 900 का अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 901 और 910, ठीक है। तो बताइए कितने नंबर हो गए, यहाँ पर हो गए 4, यहाँ पर हो गए 3 और यहाँ पर हो गए 2, तो यानी हो गया 437 और 2 9, तो मतलब टोटल नंबर्स जो हैं वो हैं 9, ठीक है। तो ऐसे मतलब 9 नंबर्स हैं जिनका जो है सम ऑफ डिजिट जो है वो 10 होगा, और वो लाई करते हैं 700 से 1000 के बीच में, ठीक है। तो इसमें देखिए कैलकुलेशन था, इसमें कुछ भी नहीं था, ये हम इसको सेटर ही मानेंगे क्योंकि आप इसको एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 120 पर्सन्स 80 आर इंडियंस एंड रेस्ट आर फॉरनर्स, ठीक है। ओके चलिए मानते हैं 80 जो है वो आपके इंडियंस है, मतलब 120 है टोटल और 80 जो है आपके उसमें इंडियंस है, मान लेते हैं, चलिए ठीक है। उसके बाद फर्दर 70% इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, 70% जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए 120 पर्सन्स हैं तो 80 इंडियंस हैं, तो हम लोग मान लेते हैं 40 जो है वो फॉरनर्स हैं, ठीक है, ऑब्वियस है ये, क्योंकि बाकी फॉरनर्स होंगे जो कितने इंडियंस के अलावा। द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश इज़, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको थोड़ा सा अगर इक्वालिटी का या इनइक्वालिटी का कंसेप्ट पता होगा तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम लोग सबसे ऐसा कंडीशन माने कि कोई भी इंडियन, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ इंडियंस जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, तो जैसे अगर टोटल नंबर जो है वो 70 है, देखिए ऐसा कुछ है, टोटल जो है 70 पीपल जो है वो इंग्लिश तो बोलते हैं, ठीक है, ये तो पता है। अब इसमें से हम मान लेते हैं कि जितने भी फॉरनर्स हैं, 40 फॉरनर्स हैं, वो पूरा इंग्लिश बोलते हैं, तो इसमें 40 फॉरनर्स हम लोग जोड़ लेते हैं। अभी भी बचा है 30 लोग, ठीक है, अभी भी जो है 30 लोग बचे हुए हैं, तो ये 30 लोग कहाँ से आएंगे, ये ऑब्वियसली इंडियंस होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जितने फॉरनर थे उनको तो बोल दिया कि चलो इन लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो बाकी जो है वो 30 कहाँ से लेंगे हम लोग, तो वो 30 लेंगे इंडियन से, तो यानी 30 इंडियंस को तो एटलीस्ट इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता था, इसके बाद क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि 30 इंडियन से ज़्यादा लोग जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि 70 है तो कुछ ऐसा मान लेते कि अगर 39 फॉरनर्स करते हैं तो ये आपका जो है हो जाएगा 31 इंडियंस, ठीक है, मतलब 31 इंडियंस भी इंग्लिश बोल सकते हैं, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। और लेटर ऑन आप फॉरनर्स को घटा सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है आप मान सकते हैं कि 70 इंडियंस जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं,
ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, और 10 फॉरनर्स होंगे। तो यानी मतलब 70%, यानी आप 60 इंडियंस ले सकते हैं, या 70 इंडियंस, पूरे ही इंडियंस जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम, लेकिन जो आप अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पर आपका होगा क्या 30, और मतलब मिनिमम 30 इंडियंस को जो है वो आपको इंग्लिश तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 70% जो है वो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं ईजी वाले पार्ट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, देयर आर 2 क्लासेस A and B having 25 and 30 students respectively. In class A, the highest score is 21 and the lowest score is 17. In class B, the highest score is 30 and the lowest score is 22. 4 students are shifted from class A to class B. Consider the following statements. ठीक है, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। The average score of class B will definitely decrease. अच्छा, यहाँ पे हम लोग पहले एक थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये देखिए, क्लास A है, ये क्लास B है। ठीक है, इसमें जो है कुछ स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, और इसमें जो है ये 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ए में जो है हाईएस्ट स्कोर जो है वो 21 है, और जो लोएस्ट स्कोर है वो 17 है। ठीक है, इसके बीच में कुछ स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जिनका कुछ स्कोर होगा, और यहाँ पर जो है इसका कहीं जो है वो एवरेज कहीं पर भी लाई करेगा, डिपेंडिंग ऑन कि कितने ज़्यादा, अगर 21 वाले ज़्यादा हैं तो 21 के करीब होगा, या 17 वाले ज़्यादा हैं तो 17 के करीब होगा। तो यानी हम लोग मान लेते हैं इसका कहीं जो है एवरेज कहीं यहाँ लाई करेगा, हम लोग मान रहे हैं, उसे हम लोग को अभी मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्लास बी में क्या है कि 30 जो है वो हाईएस्ट है और 22 जो है वो लोएस्ट है। ठीक है, तो इसका भी एवरेज कहीं हम लोग मान लेते हैं। तो यानी देखिए यहाँ पर जैसे ए का है, ए का क्या होगा कि ए का जो एवरेज है वो लाई करेगा कहीं बिटवीन 17 एंड 21, वैसे ही बी का जो है एवरेज है वो कहाँ पर लाई करेगा, बिटवीन 22 एंड 30। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि 4 स्टूडेंट्स को जो है ए से बी में शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स को यहाँ पर। तो अब क्या हो रहा है कि 4 स्टूडेंट्स जो हैं उनको यहाँ पर से यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। तो एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्यों बताइए? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर मानते हैं कि ए से जो 4 स्टूडेंट बी में जा रहे हैं, वो मान लेते हैं कि वो मैक्सिमम केस में वो 21 ही है, उनका जो है स्कोर 21 है, और फिर अगर हम लोग उनको बी में भेज रहे हैं तो भी उनका जो स्कोर है वो बी के एवरेज से जो है वो कम होगा, क्योंकि बी का एवरेज जो है वो 22 से ज़्यादा है। ठीक है, तो जब भी आप किसी एक सिस्टम में जहाँ पर आप काउंटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आप कुछ नंबर ऐसा ऐड करते हैं जो कि उसके एवरेज से कम हो, तो ओवरऑल एवरेज जो है वो घट जाता है। तो यानी यहाँ डेफिनेटली जो है आपका क्लास बी का जो है वो एवरेज डिक्रीज करेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए एवरेज स्कोर ऑफ ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। अब ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों बताइए? क्योंकि अगर आप यहाँ पर जैसे आप ये सैम्पल दिया हुआ है आपके पास 25 स्टूडेंट्स का, तो अब क्या हो रहा है कि अगर आप 21 के आसपास का जो है, मतलब एवरेज के इस साइड वाले लोग को अगर आप लोग को हटा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो है आपका एवरेज वो डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस साइड एवरेज के इस साइड वाले लोगों को हटा रहे हैं तो आपका एवरेज इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो ये डेफिनेट नहीं है कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है वो दैट इज़ 1 ओनली। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं, आप इसको मॉडरेट में रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये मॉडरेट में, अगर बहुत लोगों को एवरेज का कंसेप्ट नहीं पता होता है तो इस क्वेश्चन को आप मॉडरेट में रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है 3⁻2019 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। ये क्वेश्चन देखिए एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ऑफ नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम का जिन्होंने भी लेक्चर देखा होगा हमारे चैनल पे जो है स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब पर, वहाँ पर जो क्वांट का सेक्शन है वहाँ पर नंबर सिस्टम का अप्रॉक्सीमेटली अगर कहें तो 10 to 11 लेक्चर्स वहाँ पे रखा हुआ है। तो वहाँ पर अगर आप वो लेक्चर्स आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप देख कर बना दे होंगे। आपको मुश्किल से इसमें जो है 10 सेकंड्स या 15 सेकंड्स लगा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अगर जिनको नहीं पता है तो उनके लिए जो है ये फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ वेरी टफ। टफ नहीं है, टफ में आप रख सकते हैं, वेरी टफ में नहीं, इसको टफ में रख सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं क्वांट के, जिनको पता है वो बना पाएंगे, जिनको नहीं पता है वो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल कैलकुलेशन का जो है वो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब देखिए 3⁻2019 है डिवाइडेड बाई 10। अब जब भी किसी नंबर को हम लोग 10 से डिवाइड कर रहे होते हैं और उसमें पूछते हैं कि उसका रिमाइंडर कितना होगा, तो बेसिकली हम लोग पूछना क्या चाह रहे हैं कि उसमें जो है यूनिट्स प्लेस पर जो है वो कौन सा डिजिट होगा। ठीक है, आपका मतलब यही है। जैसे अगर हम लोग देखिए एक नंबर है 343। ठीक है, अगर हम लोग इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और बोलेंगे कि बताइए अगर हम लोग 343 को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा जो कि इसके यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है, मतलब इसका रिमाइंडर जो है वो 3 होगा। ठीक है, सेम गोज विथ 3⁻2019। अगर हम लोग इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस नंबर का जो भी ये, अगर आप 3 को 2019 बार अगर आप मतलब पावर रेज करें, जो भी नंबर आता है उसका जो यूनिट्स प्लेस पर जो डिजिट है वो आपका जो है वो
रिमाइंडर होगा अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि 3 के जो है 2 रेज़ टू द पावर 20 मतलब 2019 जो है वो कितना मतलब क्या रहेगा उसके यूनिट स्पेस पे। तो हम लोग का इसका एक कंसेप्ट था, आप जो कि जानते हैं साइक्लिसिटी का। क्या बताइए, जैसे 3 का रेज़ टू द पावर 1 करते हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या होता है 3, जब 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, 3 का क्यूब करते हैं तो 7 होता है, और 3 का पावर 4 करते हैं तो 1 होता है। फिर अगेन 3 का पावर 5 पे जो है ये 3 आ जाता है। तो मतलब ये साइक्लिसिटी जो है 4 का है। तो अब हम लोग को क्या करना था, सिंपली 2019 को जो है वो डिवाइड कर देना था 4 से, जो रिमाइंडर बचेगा वही पावर रेज होगा 3 पर, ठीक है। तो यानी हम लोग 4 से अगर करते हैं तो बताइए रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 5 20 0, 4 4 16, बचा रिमाइंडर 3। मतलब एक्चुअली जो है 3 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 हो चुका है। अब 3 रेज़ टू द पावर 3 है तो यूनिट स्पेस पर क्या होगा जल्दी से बताइए, 7। तो यानी इसका सही आंसर हो गया 7। ये और भी तरीके से निकाला जा सकता था, और भी बहुत तरीका है निकालने का, लेकिन जब भी आपका 10 या डिवाइडेड बाई 100 क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको क्या करना है, 10 के केस में यूनिट स्पेस निकाल लीजिए, अगर 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट 2 डिजिट आप निकाल लीजिए, वही आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। इस तरह का बहुत क्वेश्चन, ये एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जो सबसे बेसिक क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम में, ये वही क्वेश्चन है। रिमाइंडर अगर आप कंसेप्ट पढ़े होंगे तो कहीं पर भी ये सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। तो इसी कारण ये जो है इसको आप टफ में रख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए किसी को प्रॉपर क्वांट पढ़ना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम लोग जो है इसको टफ में ही रखेंगे, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन नहीं था बहुत लोगों में, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होता है बहुत लोगों से। तो इस क्वेश्चन को भी जो देखिए डिविजिबिलिटी रूल होता है नंबर सिस्टम में, उसमें आप अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता था, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल को हम लोग अप्लाई करके नहीं बनाएंगे, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन से बनाएंगे, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है तो हम लोग बेसिक से भी इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे, 3798125 P369, ठीक है, कुछ ऐसा ही है। और जो है ये डिवाइड कर रहे हैं इसको 7 से। तो बताइए कि P जो है वो कौन सा डिजिट होगा, 1679 आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि ये पूरा नंबर है 7 से डिविजिबल हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सिंपल। सबसे पहले कितना हो गया, 5 ज़ा 35, 29 हुआ, ठीक है। 29 हुआ तो 29 तो क्या होगा बताइए, 7 4 ज़ा 28, 18 हुआ, 18 7 2 ज़ा 14, 41 हुआ, 41 हुआ तो 7 5 ज़ा 35, 62 हुआ, 62 में अगर करेंगे तो 7 8 ज़ा 56 होता है, 65 हो गया, 65 में हुआ 7 9 ज़ा 63, 63 और कैरी ओवर गया 2, मतलब यानी ये बेसिकली आपका क्या बन चुका है, 2P369 डिवाइडेड बाई 7। अब आपका ये नंबर जो है आप इसको भूल जाएं और ये इस नंबर को देखें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए P का हम लोग डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं। चलिए हम लोग पहले 1 पुट करते हैं, ऑप्शन से बनाते हैं, ठीक है। 21369, ठीक है। तो 7 3 ज़ा 21, उसके बाद अगर हम लोग लेते हैं जैसे ये, तो अगर आएगा 5 और ये तो नहीं है तो डिविजिबल नहीं है, 1 ऑप्शन गया। 26369 डिवाइडेड बाई 7, 7 से करते हैं बताइए कौन सा, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। 21 53 में बताया तो बताइए कितना आ गया आपका, 7 7 ज़ा 49, 46, 7 6 ज़ा 42, 14, और बिल्कुल ये बिल्कुल जो है आपका कट गया। तो यानी आपका 7 ये जो है P जो है आपका वो हो जाएगा 6। तो आपने देखा कि ऑप्शन पुट करके ही आप इसको बना सकते थे, तो ऑप्शन B जो है वो आपका सही हो गया, ठीक है। बाकी ऑप्शन आपको चेक करने का ज़रूरत भी नहीं है। तो आपको क्या करना था, सिंपली डिवाइड करना था, और आप अगर इस तरह यहाँ तक पहुँच जाते तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, ठीक है। लेकिन फिर भी हम जो है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड था, इसको हम लोग टफ में रखेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इस क्वेश्चन को भी जो है हम लोग टफ में रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है लेकिन स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस आप फर्स्ट इंस्टेंट पे बनाने का कोशिश ना करें एग्जाम में, ठीक है। जैसे अगर पिछला वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर भी सकते थे, इस क्वेश्चन को आप बाद में देख सकते हैं जब आप सारे ईजी क्वेश्चंस बना लें, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत चीज़ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब देखिए, फ्रॉम January 1 2021 द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन रुपीज़ पर लीटर ऑन mth डे ऑफ द ईयर इज 80 + 0.1 m, वेयर m इज इक्वल टू 1 2 3 जो है अप टू 100 है, एंड देयर आफ्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द प्राइस ऑफ डीजल इन रुपीज़ पर लीटर ऑन द nth डे ऑफ 2021 इज 69 + 0.15 n फॉर एनी n, ठीक है। ऑन विच डेट इन द ईयर 2021 आर द प्राइसेस ऑफ दिस फ्यूल्स इक्वल, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप प्रोसीड करने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए जनवरी से बोल रहा है, January 1 2021, और ये जो है आपका ऑप्शंस में सारे जो है वो मई में है, ठीक है। तो यानी ये जो स्टार्टिंग से अगर आप बोलेंगे तो ये 5वां मंथ है, ठीक है। तो 5 मंथ में जो आप मतलब बोलेंगे मिनिमम जो है 120 डेज तो ये इलैप्स कर चुका है,
उसके बाद का ही ये डेट पूछ रहा है। तो 120 डेज़ जो इलैप्स कर गया है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 100 तक ही जा रहा है। मतलब यानी अगर हम 1 जनवरी से स्टार्ट करें तो 100वां जो डे होगा उस दिन आप m पुट करेंगे, जो आपका वैल्यू आएगा फिर उसके बाद वो कांस्टेंट हो जा रहा है। देख रहे हैं वहाँ पर से लिखा है देयर आफ्टर रिमेन कांस्टेंट। तो अगर हम लोग इसमें m इज इक्वल टू 100 पुट करते हैं तो क्या आता है हमारे, जल्दी से बताइए। m अगर हम लोग 100 पुट करते हैं तो 80 + 10 हो जाएगा, तो अब आपका आ जाएगा 90। ठीक है, तो यानी 90 जो है वो पेट्रोल का प्राइस फिक्स हो चुका है आफ्टर 100 डेज। ठीक है, और अब इसको हम लोग को किससे बराबर कर देना है, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के। तो हम लोग को क्या करना है, 69 + 0.15 n इज इक्वल टू 90। तो आपका कितना आ जाएगा, 0.5 150 n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 21। ठीक है, तो n हो जाएगा आपका 21 15 × 100, तो 2053, तो कितना हो जाएगा आपका 140 डेज़। ठीक है, तो 140 डेज़ आ गया। अब देखिए 140 डेज़ आ गया, मतलब 140 मतलब जनवरी के 1 से अगर हम जाएंगे तो 140वां दिन जो है पेट्रोल और डीजल का प्राइस जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, अब 140वां दिन क्या है, जल्दी से आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आपका जनवरी है वो 31 है, ये 2021, ये लीप ईयर नहीं है, तो ये आपका फरवरी 28 हो जाएगा। और आपका जो है फिर मार्च अगेन दिस इज़ 31, दिस इज़ देन 30 अप्रैल आपका ओवर हो गया। और उसके बाद यहाँ अप्रैल तक अगर जोड़ते हैं तो आप कितना आता है बताइए। देखिए आपका 0 आपका हो गया 1 4 2 4 8 8 3, तो आपका आ गया ये, तो ये आपका आ गया 120। ठीक है, तो 120 आ गया और स्टार्टिंग से जो है 140 डे पर जो है ये इक्वल हो गया था। तो 120 तक तो आपका हो गया अप्रैल, और अप्रैल के बाद क्या हो जाएगा, 20 दिन अगर आप जोड़ लेते हैं तो आ जाएगा आपका 20 मई। तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये कह सकते हैं क्वेश्चन ईजी था, लेकिन एग्जाम में जो है ये काफ़ी टफ दिखेगा क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि अ बायोलॉजी क्लास एट हाई स्कूल प्रेडिक्टेड दैट अ लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स विल डबल इन साइज एवरी 12 ईयर्स। ठीक है, द पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 2021 वॉज एस्टिमेटेड टू बी 50 एनिमल्स। इफ P represents the population after n years, then which one of the following equations represents the model of the class for the population? ठीक है, यहाँ पर population P है। ठीक है, पॉपुलेशन P मान लेते हैं, उसको हम लोग को जनरलाइज करना है, एक इक्वेशन निकालना है, उस वही जो है इसमें आंसर में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या है कि 50 इसका पॉपुलेशन है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आफ्टर एवरी 12 ईयर्स जो है ये डबल हो जा रहा है। तो हम लोग मानते हैं पहला जो है 12 साल के बाद ये 2 गुना हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 24 साल के बाद क्या होगा, फिर ये 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, फिर 24 के बाद 36 साल के बाद क्या होगा, फिर इसका 2 गुना हो जाएगा। तो ऐसे चल रहा है कुछ। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि क्या करें हम लोग, 50 को जो कि आपका इनिशियल पॉपुलेशन है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें पहले 2 से, फिर एक और 2 से किए, फिर एक और 2 से किए, तो इस तरह का इक्वेशन बनेगा। तो यानी अगर हम लोग ऐसे करते हैं कि 50, ठीक है, इनटू अगर हम लोग कर दें, देखिए 2 है, अब 2 क्योंकि हर 12 साल पे 1 2 आ रहा है, तो यानी 2 अगर हम कर दें और इस पर रेज टू दी पावर कर दें n/12। देखिए हम लोग यहाँ पर क्यों करें भी बताते हैं। देखिए n अगर हम लोग यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है, जैसे 1 तक अगर पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ नहीं आएगा, मतलब 1 पुट करते हैं तो कोई नहीं आएगा, 2 कर पुट करेंगे तो नहीं आएगा कुछ। लेकिन जब n आपका 12 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक 2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो मतलब वो हो जाएगा 50 × 2, मतलब हो जाएगा पॉपुलेशन 100। फिर वैसे ही आप करिए, n को जो है आप आगे लेते जाइए। n जो है नेक्स्ट बार कब बढ़ेगा बताइए, जब आपका कब होगा, जब डबल कब होगा एग्जैक्टली कब, जबकि n आपका 24 हो जाएगा। n 24 होगा तो n 24/12 कितना हो जाएगा 2, तो यानी बाहर क्या आ जाएगा 50 × 4। ठीक है, यानी हो जाएगा आपका पॉपुलेशन 200। वैसे अगर आप n = 36 पुट करेंगे तो आ जाएगा 50 × 2 का क्यूब, दैट इज़ जो कि आपका नेक्स्ट पॉपुलेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका फॉर्मूला किस पे सेट हो जा रहा है, 50 × 2 n/12। ये क्वेश्चन बहुत हम लोग कह सकते हैं इसको मॉडरेट में था, क्योंकि इसमें आपको क्या करना था, सिर्फ अरेंज करना था। तो ये बहुत लोग को इसमें कन्फ्यूजन होगा, जो इस ऑप्शन सी, ये दोनों तो ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर भी दें, लेकिन ऑप्शन सी में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि 12n और n/12 में बहुत डिफरेंस है। लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा 12 पे हो रहा है, जिनका मैथ्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वो इस ऑप्शन में कन्फ्यूज़ कर सकते थे। ठीक है, लेकिन जिनको थोड़ा सा भी इक्वेशन के बारे में पता है वो इस ऑप्शन को सही मारते, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो है हम लोग मॉडरेट में रखेंगे, और ये जो है आप बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से आप कह सकते हैं ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखिए, इसको हम लोग इजी में रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल आपको बनाने चाहिए क्वांट के, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं बना रहे हैं तो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं CSAT क्वालिफाई करने का। ठीक है, इन अ क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज़। ठीक है, ये आपको
कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स दे दिया गया है, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस में आप टोटल स्टूडेंट को 100 मान लें, ठीक है। उसके बाद आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, मतलब इसमें से 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो तो इंडियन है, ठीक है। वो 60 स्टूडेंट्स जो है वो इंडियन, तो मतलब फॉरनर्स जो, अगर बाकी स्टूडेंट्स फॉरनर्स हैं तो वो कितने हो जाएंगे, 40 फॉरनर्स हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए अब देखिए आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ठीक है। अब यहाँ एक दूसरा डेटा क्या दिया हुआ है कि 50% जो है वो गर्ल्स हैं, मतलब 50 गर्ल्स हैं इसमें, 100 स्टूडेंट्स में 50 गर्ल्स हैं, ठीक है। इफ़ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं 60, उनका 30% जो है वो गर्ल्स हैं, मतलब इंडियन गर्ल्स कितने हैं, अगर 30% कितना हो गया 60 का, बताइए 18, तो 18 आपके इंडियन गर्ल्स हो गए, ठीक है। 18 इंडियन गर्ल्स हो गए, तो आपका डेफिनेटली आपका कितना हो जाएगा 42 इंडियन बॉयज़ हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। ये हम लोग अपने से निकाल लेते हैं। अब देखिए क्या है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट आर बॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि आपका 18 जो है 18 इंडियन गर्ल्स है, ठीक है, और टोटल गर्ल्स ही जो है वो 60 है, तो मतलब जो टोटल आप कह सकते हैं फॉरेनर गर्ल्स जो है वो कितनी है, बताइए 50 - 18 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 32, तो मतलब 32 जो है वो FG है, मतलब फॉरेनर गर्ल्स हैं, ठीक है। और 32 फॉरेनर गर्ल्स हैं और 40 टोटल फॉरेनर्स हैं, तो टोटल बॉयज़ कितने हो गए फॉरेनर्स, 8 फॉरेन बॉयज़ हो गए, ठीक है, 8 फॉरेनर बॉयज़ हो गए। अब आपको निकालना क्या है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज़, व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल 40 हैं और फॉरेन बॉयज़ कितने हैं 8 हैं, तो क्या हो जाएगा 8/40 इंटू आपका 100, तो हो जाएगा 8 5 40 और ये हो जाएगा 20%, तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए कुछ क्या था, आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स दिया हुआ था, आपको क्या करना था, एक एक करके इसको सॉर्ट करना था और इस क्वेश्चन तक आप इसके आंसर तक पहुंच सकते थे, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग जो है वो टफ में रखेंगे, ठीक है। देखिए अब हम जो हमने एनालिसिस किया, सबसे पहले जो पाई आप जो डायग्राम दिए होंगे उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस था, तो उसमें देखा था कि टफ जो है वो इंक्रीज़ करते जा रहा है, ठीक है। अब देखिए टफ क्वेश्चंस वैसे होते हैं जो कि आपको एग्जाम के बाहर जो है वो ईजी लगेंगे, ठीक है, लेकिन एग्जाम में टफ लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर दिमाग जो है वो उस तरह से, एक तो प्रेशर सिचुएशन रहता है और वहाँ पर आप इस तरह से इमेजिन नहीं कर सकते हैं, अगर कर भी लेते हैं तो आपका गलती करने का चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसा क्या है कि यहाँ 2 प्लेस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि प्लेस A है और प्लेस B है, एक X यहाँ पर है और Y यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है इसमें कि ये जो X है ये क्या कर रहा है कि ये आपका मूव कर रहा है 1.5 किलोमीटर पर आवर के एक यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। और Y जो है वो क्या कर रहा है कि वो हर घंटे अपना स्पीड बदल रहा है, ठीक है। पहले घंटे जो है वो क्या कर रहा है 1 किलोमीटर पर आवर से बढ़ रहा है, फिर अगला पर 1.25 से, उसके बाद जो है फिर 1.5, मतलब 0.25 का जो है वो अंतर है। तो आपको क्या करना है, देखिए ऑप्शंस पहले देखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है। आपको यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन जब भी होता है तो आप हमेशा स्टेटमेंट से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर स्टेटमेंट आपका गलत हो जाए तो फिर आपको उसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो दे टेक 5 hours टू मीट, ठीक है। तो जैसे ये 5 घंटे की बात कर रहे हैं तो हम लोग 5 घंटे में देख लेते हैं हुआ क्या है। अब देखिए 5 घंटे में जो है X जो है वो 1.5 किलोमीटर पर आवर के यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो 5 घंटे में वो कितना मूव कर जाएगा, बताइए 7.5 किलोमीटर। अगर यहाँ से है वो यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब एग्जैक्ट, अगर क्योंकि ये 15 किलोमीटर पूरा है तो ये जो है एग्जैक्ट हाफ जो है पहुँच गया X तो चलिए यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि Y क्या किया है, ठीक है। Y को 5 घंटे में क्या किया, तो पहले Y पहले घंटे में कितना मूव करेगा 1, दूसरे घंटे में कितना करेगा 1.25, तीसरे घंटे में कितना करेगा 1.5, उसके बाद क्या करेगा 1.75 और उसके बाद करेगा 2, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, कितना हुआ बताइए 5 5 5 10, आपका आ जाएगा 1.5, हाँ ये आपका आ गया, ओके 10 और 1 5 3 8 8 7 15 आपका 1 आ गया और इधर आया तो ये हो गया फिर 7, ओके। तो यहाँ पर भी आप क्या है ये 7.5 जो है ये Y भी यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है। यानी ये भी जो है भले नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जो है हर घंटे इसका स्पीड जो है वो चेंज कर रहा है, तो ये जो है पहुँच गया है यहाँ पर एग्जैक्ट मिड पे। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया, क्योंकि 5 घंटे में दोनों जो है वो मिल गए हैं, ठीक है, वो एक जगह पे पहुँच चुके हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दे मीट मिडवे बिटवीन A एंड B, ठीक है। और आपको सही बताना है कि इसमें सही दोनों स्टेटमेंट है कौन कौन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये भी इधर से 7.5 किलोमीटर कवर किया, ये भी 7.5 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर मिल गया, तो ये आप कह सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन C। तो जिन्होंने भी ऑप्शन C मार्क किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है क्या कि इस क्वेश्चन को हम लोग टफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन आप देखें जो हमने कर लिया,
ये यहाँ पर कर लिया, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के बाहर है हम लोग, लेकिन एग्जाम में आपका ये कैलकुलेशन आपसे गलती हो सकता था, ठीक है। तो ये, और खास करके जब स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और दो लोग आपस में मूव कर रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है, और इमेजिन जैसे करते हैं उस समय गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसी कारण हम लोग इसको टफ के रेंज में जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग इसको मॉडरेट भी मांग सकते हैं, तो मॉडरेट भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, स्टूडेंट अपेयर्ड इन 6 पेपर्स, द मैक्सिमम नंबर्स आर द सेम फॉर ईच पेपर, हिज मार्क्स इन दिस पेपर्स आर इन प्रोपोर्शन ऑफ 5:6:7:8:9:10, ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%, ठीक है। इन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आए, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो इसमें आपके लिए सबसे आसान क्या होता है कि आप जो है टोटल मार्क्स को जो है 100 के प्रोपोर्शन में माने, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर 6 पेपर्स है, हर पेपर का हम लोग मार्क्स, टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 मान लेते हैं, तो टोटल का कितना हो गया बताइए, 600, ठीक है। और इसका क्या है कि ये 60% ही स्कोर किया है, मतलब इसका अगर हम लोग करेंगे 60%, तो ये कितना आ जाएगा, अबाउट 360 नंबर जो है ये स्कोर किया है, ठीक है। अब इसका जो है टोटल नंबर, मतलब जो इसका जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट में जो इसको मार्क्स आए हैं वो इस रेशियो में 5:6:7:8:9:10। तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इसको इसका जो है एग्जैक्ट मार्क्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 5x + 6x + 7x, ठीक है, 5x + 7x + 8x + 9x + 10x = 360, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा, वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। तो बताइए, 5 6 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 9 35, 35 10 45, 45 x जो है आपका आ गया = 360। तो आपका x जो है वो आ गया 8, ठीक है। तो 8 आ गया, तो यानी आपका जो है यहाँ पर जो वेरिएबल है वो 8 है, तो यहाँ पर यानी इसमें कितना हो जाएगा, 5 8 = 40, 6 8 = 48, 7 8 = 56, और उसके बाद जो है 8 8 = 64, मतलब ये जो है फिर 60 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, ये तीनों में जो है इसको ऑब्वियसली 60% से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, 8x 9x और 10x वाले में। तो किस में कम आ रहा है, 5x 6x और 7x वाले में। तो यानी इसका क्या है कि इन हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 पेपर्स। तो ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी। देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको हम लोग जो है ईजी में ही रखेंगे, ठीक है, ये ईजी है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको से सही होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जय एंड विजय spent an equal amount of money to buy some pens and some pencils and some special pencils, ठीक है, of the same quality from the same store, ठीक है। if Jay bought 3 pen and 5 pencils and Vijay bought 2 pen and 7 pencils, then which one of the following is correct, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग इजी में रखेंगे, ये भी इजी है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 3 पेन एंड 5 पेंसिल्स है, तो हम लोग पेन का जो एक पेन का जो कॉस्ट है उसको मान लेते हैं x, और एक पेंसिल का जो है वो हम लोग मान लेते हैं y, तो ठीक है। तो जय के लिए पहले क्या हो गया, जल्दी से बताइए, जय को कॉस्ट कितना हुआ पड़ा, 3 पेन है तो 3x, 5 पेंसिल है तो 5y, ठीक है। विजय को क्या हो गया, जल्दी से बताइए, विजय का हो गया 2x और 7y। अब क्या है, दोनों को सेम कॉस्ट पड़ा है, तो बस दोनों को इक्वेट कर दीजिए, 3x + 5y = 2x + 7y, ठीक है। तो आपका आ गया x = 2y, मतलब जो आपका पेन का कॉस्ट है वो एग्जैक्ट डबल है किसके, पेंसिल के कॉस्ट का। तो यानी क्या हो गया, प्राइस ऑफ अ पेन इज़ 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेंसिल। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ये एकदम बिल्कुल सिटर था क्वेश्चन, आपको सिर्फ इक्वेशन में डालना था, इक्वेशन से आपको कुछ रिजल्ट आ जाएगा और उसी पे बेस्ड आपका आंसर था। तो ये हम लोग इजी में इसको रखेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, P स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन Q इन एन एग्जामिनेशन, इफ Q स्कोर 10% लेस मार्क्स देन P, देन हाउ मच डिड Q स्कोर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो क्या होते हैं, परसेंटेज, रेशियो, इस तरह का बेसिक एप्लीकेशंस है। तो क्वांट जो थोड़ा सा भी जानते हैं, अगर नहीं भी जानते, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, तो उनको परसेंटेज तो एटलीस्ट आता है, तो वो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो बना सकते हैं। देखिए, P स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन Q इन एन एग्जामिनेशन, मतलब कि P का जो मार्क्स है वो Q + 40 है, ठीक है। और Q स्कोर 10% लेस मार्क्स देन P, मतलब Q का जो है वो एक्चुअली जो स्कोर है आप कह सकते हैं P के मार्क्स से 10% कम है, मतलब कि P अगर पूरा है तो हम लोग डायरेक्टली अगर 10% अगर आप किसी से कम करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 9/10 ऑफ P, यानी Q का मार्क्स जो है वो 9/10 ऑफ P है, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि 9/10 ऑफ P जो है वो आपका, अगर आपको यहाँ पर निकालना क्या है, पहले आप वो देख लीजिए, ठीक है। आपको निकालना क्या है, हाउ मच डिड Q स्कोर, ठीक है। तो आपको 9/10 P, तो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं इसको P इसमें इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा P = 9/10 P + 40। तो आपका P जो है यहाँ से आ जाएगा 400। जब P 400 आ गया तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q इज़ 9/10 P, तो क्या हो जाएगा, 400 यहाँ पुट करते हैं तो हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 360।
मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये आपका, मतलब 316 ऑप्शन ए जो है वो सही है, ठीक है। तो यानी क्यू जो है आपका कितना स्कोर किया है, 360 नंबर। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन देने का ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है। इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज जो रेशियो वाला क्वेश्चन होता है वो है, जिनको थोड़ा सा भी क्वांट आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। इसको ईजी में रखते हैं। अब देखिए, इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ 90 क्वेश्चन 5 मार्क्स अलॉटेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल 90 क्वेश्चन अ स्टूडेंट गॉट अ टोटल ऑफ 387 मार्क्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ इनकरेक्ट रेस्पॉन्सेज, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम लोग ईजी में रखेंगे, क्यों बताइए, ये भी अभी हमने जस्ट पेन और पेंसिल वाला देखा, बिल्कुल उसके तरह क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, आपको इक्वेशन फॉर्म करना है और आपको आंसर लाना है, ठीक है। अब देखिए करेक्ट के लिए क्या है, करेक्ट के लिए जो भी नंबर मिलता है हम लोग उसको सी मान लेते हैं, ठीक है, और रॉन्ग के लिए जो भी नेगेटिव होता है उसको डब्ल्यू मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपको आपका जितना भी क्वेश्चन आप इसमें ऐसा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन एक भी नहीं है, 90 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हुआ है, तो या तो कुछ करेक्ट है या तो कुछ रॉन्ग है, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है तो हम लोग टोटल क्वेश्चन, तो यहाँ एक इक्वेशन निकल गया, करेक्ट प्लस रॉन्ग इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ अब आपको निकालना है कि अ स्टूडेंट गॉट अ टोटल ऑफ 387 मार्क्स, ठीक है, और आपका 5 मार्क्स जो है आपका वो मिलता है एवरी करेक्ट आंसर, और नेगेटिव आपका होता है -2 एवरी रॉन्ग आंसर। तो यानी अगर आप टोटल मार्क्स उसका 387 है और वो कुछ जो टोटल करेक्ट उसका सी है और टोटल रॉन्ग जो है उसका डब्ल्यू है, तो ऐसा ही क्वेश्चन हो जाएगा 5 इंटू करेक्ट, ठीक है, -2 इंटू रॉन्ग। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रॉन्ग के लिए नेगेटिव डिडक्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब डिडक्शन हो रहा है मार्क्स का, इज इक्वल टू 387। दो ही क्वेश्चन मिल गए, 1 और 2, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए क्या करते हैं हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज। तो हम लोग क्या करते हैं, करेक्ट वाले को पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग करते हैं सी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 90, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5c 5 ये हो जाएगा, 5 से अगर हम लोग करते हैं इसको तो कितना आ जाएगा आपका, 90 है तो ये हो जाएगा 450, ठीक है। बस आपको क्या करना है, माइनस करिए, तो ये आ गया आपका -7w इज इक्वल टू माइनस आपका आ जाएगा 3 एंड 63, ठीक है। तो रॉन्ग आपका कितना आ गया, 63/7, तो आ गया 9, तो यानी 9 रॉन्ग जो है आपके हैं, इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज जो है वो 9 है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इजी था, आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना था और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है लाइफ सेवर होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस जिन्होंने भी करके आए हैं उनका सीसैट का स्कोर जो है वो डेफिनेटली 70 या 75 के आसपास होगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस जिनका गलती होने लगता है ना, फिर उनको प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं गलत करना है। जो हमारे पहले वाले क्वेश्चंस थे, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, या फिर जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, उसमें गलती अगर हो रही है तो चलिए मान लिया जाता है कि वो एग्जाम में टफ है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में अच्छा से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर जो है वो डेफिनेटली आता है, और जो भी आंसर आएगा वही इसका करेक्ट आंसर भी होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, अ पाई डायग्राम शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन, वाटर एंड अदर ड्राई एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एक पाई डायग्राम है, ऐसा कुछ एक पाई डायग्राम है, ठीक है, और इसमें क्या है, प्रोटीन, वाटर एंड अदर ड्राई एलिमेंट्स, 3 कंपोनेंट है, प्रोटीन, वाटर एंड अदर ड्राई एलिमेंट्स, ठीक है, इन द ह्यूमन बॉडी। गिवन दैट प्रोटीन करस्पॉन्ड्स टू 16% एंड वाटर करस्पॉन्ड्स टू 70%, ओके, इफ बोथ प्रोटीन एंड अदर ड्राई एलिमेंट्स करस्पॉन्ड टू p%। अच्छा ठीक है, यहाँ पे पी जो, अच्छा प्रोटीन का 16% है और जो है ये 70%, तो यानी ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जैसे वाटर का क्या है कि वाटर का जो है हम लोग अगर मान लें तो कुछ ऐसा है, ये जो है आपका वाटर है मान लेते हैं, चलिए वाटर है, ठीक है, और प्रोटीन का जो है वो कुछ 16% होगा, ठीक है, ये प्रोटीन है, और रेस्ट जो है आपका कुछ होगा जो अदर ड्राई एलिमेंट्स, ठीक है। तो अदर ड्राई एलिमेंट्स हम लोग कैसे होगा, देखिए जो 70% वाटर है, 70% वाटर है, और ये प्रोटीन 60% है, तो कितना हो गया 86, तो ये अदर ड्राई एलिमेंट जो है ये 14% होगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, देन व्हाट इज द सेंट्रल आर्गन ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग पी ऑन द पाई डायग्राम। अच्छा पी जो है वो क्या है आपका, ड्राई एलिमेंट्स और प्रोटीन को जोड़ के, तो प्रोटीन कितना था 16 और ड्राई एलिमेंट जो है वो 14 है, तो नियर हो गया आपका 30%, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, जब 100% होता है, 100% होता है तो वो होता है 360 डिग्री। पाई चार्ट का क्या होता है टोटल डिग्री, 360 डिग्री, तो 100% 360 होता है, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा 360/100, ठीक है। तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, इंटू 30 कर दीजिए, सिर्फ आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप करते हैं, ये आ गया, कट गया, तो ये हो गया 1080, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। हाँ ये आपका आ गया, परसेंटेज में दिया हुआ है, तो आप जो है सीधा आपको यहाँ लिख सकते हैं 1080 इज दी आंसर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको
एग्ज़ाम में बनाने आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है क्या था आपका, एक तो कंसेप्ट था आपका पाई डायग्राम से थोड़ा सा कंसेप्ट रिलेटेड था, ठीक है। तो इसको भी हम लोग जो है मॉडरेट में रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको बनाना चाहिए था एग्ज़ाम में। हम लोग देखते हैं आगे। Joseph visits the club on every 5th day. Harsh visits on every 24th day, while Sumit visits on every 9th day. ठीक है। If all three of them met at the club on a Sunday, then on which day will all three of them meet again? ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या था, कंसेप्ट ऑफ एलसीएम लगेगा, ठीक है। अब जिनको नंबर सिस्टम जिन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग ने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है, जहाँ पर एक क्लॉक स्ट्राइक करता है या एक बेल एक समय बजता है 24 मिनट्स पे बजता है, दूसरा बेल जो है वो 48 मिनट्स पे रिंग करता है, और थर्ड बेल जो है वो 60 मिनट्स पर रिंग करता है। तो ठीक है, तो वो जो है वो साइमल्टेनियसली रिंग कम करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हमने एलसीएम वाले चैप्टर में किया है नंबर सिस्टम में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसकी तरह ही है, ठीक है। जोसेफ विजिट द क्लब ऑन एवरी 5th डे, हर्ष विजिट ऑन ओनली 20, मतलब अगर आप कहीं से भी स्टार्ट करें तो 5वें दिन जो है वो जोसेफ आता है, 24वें दिन जो है वो हर्ष आता है, और सुमित जो है वो 9th डे को आता है। तो यानी आपको क्या निकालना है, 5, 24 और 9 का जो है वो आपको एलसीएम निकाल देना है, क्योंकि एलसीएम जिस दिन होगा उस दिन ये तीनों आएंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे देखिए ये तो 5 है, 24 क्या होता है आपका 8 × 3 होता है, और ये है आपका 9 जो है आपका 3 × 3 स्क्वायर है। तो आपको एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबको 5, देखिए हम लोग क्या करें 5 × 8 × 9, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो जल्दी बताइए कितना हो जाएगा, 8 5 = 40, ये हो जाएगा 360, मतलब 360th डे को जो है ये बिल्कुल साथ में मिलेंगे क्लब में। अब देखिए संडे को, जिस दिन से संडे से काउंट कर रहे हैं, ठीक है, संडे के अगर हम लोग क्या करना है, 360 को सिंपली 7 से डिवाइड कर देना है। अगर ये डिविजिबल हो गया तो वो फिर संडे को ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जितना भी अगर डिवाइड नहीं होता है तो जितना भी रिमाइंडर होगा बस आपको उस डे को जोड़ देना है आफ्टर संडे, ठीक है। तो यानी 360 है, तो 360 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें तो जल्दी से बताइए कितना होगा, 7 5 = 35, 10, ठीक है, 7 1, तो यानी थर्ड, 3 दिन और, मतलब संडे के 3 दिन क्या और होगा, मतलब मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो आपका सही ऑप्शन है वेडनेसडे, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि जो है क्वेश्चंस काफ़ी इजी भी हैं, कुछ जो इजी हैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसको ऐसे ही सॉल्व करके निकल जाएंगे, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन अ 2-digit number and the number obtained by interchanging the position of the digit is 54. Consider the following statements, ठीक है। The sum of the 2 digits of the number can be determined only if the product of the 2 digit is known, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, the difference between the 2 digit of the number can be determined which of the following statements given अब is are correct, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए जब भी 2 डिजिट वाला नंबर का बाद आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर वो 2 डिजिट है, जैसे XY वो नंबर है, ठीक है, तो XY नंबर है, लेकिन हम लोग इसको न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इसका, जिसमें इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो है, इसको कर सकते हैं 10x + y, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लोग लिखते हैं जैसे 36, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 30 + 6 लिख सकते हैं। वैसे ही हमने किया, XY को हमने क्या लिख दिया, 10x + y, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या, द सम ऑफ द, अब यहाँ पर है डिफरेंस बिटवीन अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेनिंग बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट इज। अब देखिए इंटरचेंज जब कर दिए तो ये YX बन गया, तो इसको हम लोग फिर कैसे लिख सकते हैं, 10y + x। अब इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 10x + y - 10y - x, तो आपका आ जाएगा 9x - 9y = 54। तो x - y = आ गया आपका 6। एक इक्वेशन आपको मिल गया यहाँ पर, x - y = 6, ठीक है। द सम ऑफ द 2 digit ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। अब यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन आपको मिला हुआ है, x - y = 6। आप इसे बता सकते हैं कि x और y क्या है, बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। x का वैल्यू 9 हो सकता है, y का वैल्यू 3 हो सकता है, x का वैल्यू 8 हो सकता है, y का वैल्यू 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को वो नहीं पता है। तो हम लोग को इसको निकालने के लिए हम लोग क्या होगा, x × y का कुछ वैल्यू हमको पता होना चाहिए, ठीक है। x × y, जैसे हम लोग मान लेते हैं कोई एक दूसरा नंबर होगा, जैसे मान लेते हैं कुछ भी एक a है, a डिजिट है, तो यानी y = हम लोग क्या लिख देंगे, a/x। a/x को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हम लोग को x का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि हम लोग को एक इक्वेशन को और ज़रूरत पड़ेगा, तभी हम लोग को एग्जैक्ट x और y का वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। द सम ऑफ 2 digit ऑफ द नंबर कैन बी ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 digit इज नोन, बिल्कुल सही। एंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 digit ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बोथ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये बेसिकली एज बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी ईजी होते हैं। ईजी इन द सेंस कि मतलब अगर आप क्वांट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ें तो भी आप जो है सिंपल कैलकुलेशन से जो है ये बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बिगिनर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं ईजी टू मॉडरेट में डालेंगे, ठीक है।
लेकिन बेसिकली ये इजी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको सीसैट में बनने चाहिए, ये आपके जो है मार्क्स को ईजिली इंप्रूव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक्स सेड टू वाई एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स और वाई आपस में बात कर रहे हैं, और एक्स का हम लोग किसी भी इस तरह का क्वेश्चन होता है सबसे पहले प्रेजेंट एज मान लेते हैं, तो एक्स का प्रेजेंट एज हम लोग एक्स मान लेते हैं और वाई का स्मॉल वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स इज़ 42, ठीक है, और दिया हुआ, अच्छा यहाँ पहले दिया हुआ एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू एट प्रेजेंट, ठीक है। तो यानी जब बर्थ के टाइम पे, वाई के बर्थ के टाइम पे एक्स जो था वो बेसिकली 2y था, ठीक है, जो अभी y का प्रेजेंट एज है उसका ट्वाइस था। तो अब बताइए कि x का करंट एज क्या होगा जब y ईयर्स इलैप्स हो चुका है, मतलब y जो है वो उसका y ईयर्स हो चुका है, तो x अब बेसिकली x मतलब हो चुका है, x हो चुका है y प्लस 2y, और ये तो y है ही, तो यानी x जो है अभी करेंटली कितना है, वो 3y है, ठीक है। तो आप प्रेजेंट एज बता सकते हैं, x का जो है वो 42 है और ये 3y के बराबर है, तो y कितना आ जाएगा 14, तो y का जो प्रेजेंट एज है दैट इज़ 14। यहाँ से अगर ये आ गया, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या है, 8 years ago the age of x was 5 times the age of y, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं 8 years ago क्या है। 8 years ago अगर हम लोग करते हैं तो x इज इक्वल टू 42 है, तो 8 years पहले क्या हो जाएगा 34, और y जो है वो कितना हो जाएगा 6। तो बताइए, एक दूसरा जो है ये 5 टाइम्स है, ये नहीं है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, आफ्टर 14 ईयर्स द एज ऑफ x वुड बी 2 टाइम्स ऑफ y, ठीक है। तो आफ्टर 14 ईयर्स क्या हो जाएगा, अभी 42 है, तो 14 जो है हो जाएगा दैट इज़ 56, और आफ्टर 14 ईयर्स y जो है वो बन जाएगा 28, तो अब ये जो है इसका डेफिनेटली इसका ट्वाइस है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ओनली, ठीक है, मतलब ऑप्शन 2 ओनली। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इफ़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 20% एंड देन द न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाई 25%, देन व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है परसेंटेज का, ठीक है। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आपने परसेंटेज का हमारा लेक्चर देखा होगा जो हमारे स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब में पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर, अगर आपने देखा होगा तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई होगी, ठीक है। होता क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप बेसिकली परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्टली फ्रैक्शन में चेंज करके कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी भी चीज़ को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो हम लोग फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे प्राइस p है और उसको 20% इंक्रीज़ किया जा रहा है, तो 20% जब हम किसी को डिक्रीज़ किया जा रहा है, तो जब भी आप किसी को 20% से डिक्रीज़ करेंगे तो वहाँ उसको हम लोग क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/5 से, ठीक है। इसका ये जो 4/5 जो फ्रैक्शन हमने कैसे लाया, ये हमारे आप लेक्चर में जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया गया 25% से, तो जब भी आप इंक्रीज़ करें तो इसको क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/4 से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, न्यू प्राइस क्या बन गया, इसको अगर आप कैंसिल कर आउट करते हैं तो फिर से ये p ही बन गया, तो यानी कोई भी चेंज नहीं आया है, तो यानी आपका सही ऑप्शन है 0% चेंज, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये सेटर है, इसको आप लोग बिल्कुल ईजी में डाल सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनने चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, व्हेन यहाँ पे जो है आपका दिस इज, ठीक है, व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 द प्रोडक्ट एंटायरली कंप्राइजेज वंस ओनली, ठीक है, 1 1 1 1 है उसमें, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट सच नंबर। तो आपको क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में बहुत लोग सोचेंगे कि ये कुछ ट्रिक है, हम लोग ट्रिक जानना चाहते हैं तभी ये क्वेश्चन बनेगा, लेकिन नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे, देखिए हम लोग ऑप्शन उठाते हैं, 15713 है, इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21 2, तो हो गया 9, तो ये नहीं होगा ऑप्शन, इसमें 1 1 नहीं है, इसमें 9 आ गया है, तो 15723 करते हैं, तो 7 3 21, 2 7 2 14, ये भी नहीं होगा। 15783, 7 3 21, 2 7 8 56 एंड 58, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बचा देखिए ऑप्शन डी, आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, 15873, किसी ना किसी को तो होना ही है, 7 3 21, 2 7 7 49, बिल्कुल 15 7 8 56, ये 61, बिल्कुल ये जो है ये जा रहा है 1 1, तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसको आप लोग ईजी में रख सकते हैं, और ये जो था काफ़ी डुएबल था और आपको एग्जाम में ये करना चाहिए था, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आपको सीसैट एक्चुअली पास करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है, मैन कंप्लीट्स 7/8 ऑफ अ जॉब इन 21 डेज, ठीक है, हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%, ठीक है। क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, इसको भी हम लोग मॉडरेट में रखेंगे, ठीक है, ये मॉडरेट क्वेश्चन है, और ये जो है आपका सबसे फेवरेट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में क्या होता है, हमने
पढ़ा होगा, अगर आप हमारा जो वीडियो देखे होंगे उसमें ये हमने किया था कि बेसिक तरीके से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा कुछ मैनिपुलेट करें और वर्क को कुछ ऐसा क्वांटिटी एज्यूम कर लें कि आपका कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाए, तो आप जो है क्वेश्चंस को झट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, 7/8 ऑफ वर्क इज़ डन इन 21 डेज। ठीक है, तो हम लोग वर्क को क्या ऐसा एज्यूम कर लें कि हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर अभी देखिए क्या वर्क मानेंगे। हम लोग अगर वर्क को 24 यूनिट्स मान लेते हैं, ठीक है, 24 यूनिट्स अगर हम लोग एज्यूम करते हैं, तो 7/8 वर्क कितना हो जाएगा बताइए, 21 यूनिट्स। ठीक है, और ये मैन जो है ये क्या करता है, 21 यूनिट्स वर्क जो है वो 21 डेज में कंप्लीट करता है। तो बेसिकली इस मैन का एफिशिएंसी कितना हो गया, 1 यूनिट पर डे। ठीक है, कितना सिंप्लीफाई हो गया, अब जो है आपका 1 यूनिट पर डे इसका एफिशिएंसी आ गया। आप कुछ भी क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक टू हिम टू फिनिश द जॉब इफ द क्वांटम ऑफ वर्क इज इंक्रीज बाई 50%। मतलब जो वर्क था ऑलरेडी 24 यूनिट्स जो वर्क है, उसके अलावा और 50% इंक्रीज़ किया गया, मतलब 12 यूनिट और ऐड कर दिया गया। मतलब अब जो है वो टोटल उसको 24 यूनिट्स के अलावा 12 यूनिट्स और वर्क करना है। ठीक है, अब इसमें से देखिए आपने 21 यूनिट्स वर्क जो है इसने ऑलरेडी कर लिया है। अब बचा था कितना, इसके नेचुरल में 3 यूनिट्स बचा हुआ था, और ये जो है एक्स्ट्रा 12 यूनिट्स, मतलब टोटल इसको आ गया 15 यूनिट्स वर्क। और इस बंदे का जो है एफिशिएंसी कितना है, 1 यूनिट पर डे है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, कितने दिन में करेगा ये, 15 डेज में। ठीक है, इसको जो है देखिए यहाँ पर इतने कैलकुलेशंस हमने लिखा है, लेकिन ये कैलकुलेशंस आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में करके जो है डायरेक्टली आंसर ला सकते थे। ठीक है, तो ये भी हम लोग कहेंगे कि ये मॉडरेट में है, अगर लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस किया है वो डेफिनेटली ये उनके लिए ईजी होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये भी सिटर है, बिल्कुल इसको भी हम लोग इजी में ही रखेंगे, जिनको पता है वो इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अ क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 1 मीटर इज फिल्ड कम्प्लीटली विथ वाटर, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन इट। ठीक है, तो सिंपली क्या है, देखिए इस तरह का कन्वर्जन्स यूनिट्स आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ऐसा होता है कि 1 मीटर क्यूब का अगर आप वेसल लेते हैं तो उसमें आप 10⁻³ जो है लीटर्स ऑफ वाटर आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक कन्वर्जन है, आप इसको अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो ये याद रखिए, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वैसे ही है, वेसल आपका 1 मीटर क्यूब का ही है, बहुत अच्छा है, आपको कुछ चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। 1 मीटर क्यूब है, इज फिल्ड विथ वाटर, हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ वाटर इज कंटेन इन इट। मिलीलीटर्स मतलब क्या हुआ, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, मतलब 10⁻³ मिलीलीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर है, तो ये हो जाएगा 10⁻6 मिलीलीटर। तो यानी बेसिकली आपका जहाँ पर 6 0 है वही आपका सही ऑप्शन है। तो वो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी में ही आएगा, इसको हम लोग जो है वो इजी में ही रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन पी आस्क्स वन ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स एक्स as to how much money he had. X replied, if y gives me ₹40, then y will have half of as much as z, but if z gives me ₹40, then 3 of us will have equal amounts, and what is the total amount of money that x y z have। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टेटमेंट बड़ा दे दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो हम लोग चलिए इसको मॉडरेट में रख लेते हैं। ठीक है, ये टफ नहीं है, मॉडरेट है, इसमें आपको क्या करना है, 1-2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे और जो है सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके इक्वेशन बनाते हैं। 3 फ्रेंड्स हैं एक्स वाई जेड, तो इनका मान लेते हैं कि इनके पास चलिए एक्स वाई जेड पैसा है। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या कि एक्स रिप्लाइड, इफ़ वाई गिव्स मी ₹40, देन वाई विल हैव हाफ ऑफ एज मच एज जेड। मतलब अगर एक्स वाई जो है अगर 40 दे दे, मतलब वाई -40 हो जाए, तो वो जो है वो जेड के हाफ के बराबर हो जाएगा, मतलब z/2 हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन आपको मिल गया है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, अब यहाँ पे दिया हुआ है z, बट इफ z गिव्स मी ₹40, देन 3 ऑफ अस विच विल हैव इक्वल अमाउंट। मतलब अगर हमको z जो है वो 40 दे दे तो हमारे पास जो है वो इक्वल अमाउंट होगा। तो मतलब अगर हमको z 40 दे दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 40 इज इक्वल टू z - 40 इज इक्वल टू y। ठीक है, x ने 40 दे दिया, z ने 40 दे दिया और x को 40 मिल गया। ठीक है, और ये जो अगर ऐसा करते हैं तो तीनों का जो है अमाउंट वो सेम होता है। अब यहाँ पर से किसी को भी आप यूज़ करके किसी से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे y का वैल्यू है, हम लोग y का वैल्यू z - 40 यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो z - 40 इज बेसिकली z - 80 हो जाएगा, ये z/2 है, बस अब कैलकुलेशन है, कुछ आपको नहीं करना है। तो z जो है बेसिकली 160 आ गया, तो z को हम लोग लिखते हैं 160 है। y कितना है जल्दी से बताइए, y क्या हो जाएगा, y आपका हो जाएगा z - 40 है तो ये हो जाएगा आपका 120। ठीक है, और आपका जो है 120 है, और आपका जो ये आ जाएगा x विल बी
बेसिकली 80, ठीक है, हाँ 80 हो गया। तो यानी यहाँ हो गया एक्स वाई जेड। आप देख लीजिए, अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट। अच्छा टोटल पूछ रहा है, तो 80 + 120 दैट इज़ 200, 200 + 160 इज़ 360। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन डेफिनेटली वेरी टफ में है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्यों है, ये एक्स्ट्रा टफ या वेरी टफ आप जो बोलें, इसको आप लोग सॉल्व नहीं भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके सीसैट क्वालिफाइंग पे। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जनरली अगर आपको सेट में पहले मिल जाए, पहला ही क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस तुरंत छोड़ के आगे बढ़े, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में 10 मिनट वेस्ट करना या 5 मिनट वेस्ट करना बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है कि कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स, ठीक है, obtained using 3 non-zero digits which are multiples of 3। तो बेसिकली 3 non-zero digits जो कि मल्टीपल हैं 3 के, वो 3 और 6 और 9 है, यही 3, 6, 9 का जो है यहाँ पर बात हो रहा है। लेट एस बी देयर सम विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज और आर करेक्ट, ठीक है। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है ना, ये 2 तरीके से, मतलब इसका है तो आप इसको मतलब नंबर अगर आप छोटे नंबर हैं, ठीक है, जैसे 3, 6, 9, उसके बाद 9, 6, 3, जितना भी पॉसिबल आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं सबको आप जोड़ लें, सब नंबर्स निकालें और ऐड करके आप इनका सम निकाल सकते हैं, ठीक है। वो बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसका डायरेक्टली फार्मूला होता है। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए 3 डिजिट है ना, तो यहाँ पे n जो है वो बेसिकली 3 हो गया, ठीक है। तो और विदाउट रिपीटिशन का बात हो रहा है, रिपीटिशन में दूसरा केस हो जाता है। अगर नॉन रिपीटिशन का बात कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट रिपीटिशन का, तो बेसिकली इसका जो सम होता है, जो जितने भी नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं ऐसे, उनका सम क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल समेशन ऑफ नंबर, जो कि आपका समेशन नंबर है, जो भी आपका नंबर्स है इसको ऐसे मान लेते हैं, और जो है आपका जो है 111 n टाइम्स, ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। जिनको पता था वो इसको सॉल्व करेंगे। इसी कारण हमने कहा कि इस क्वेश्चन में अगर आपने नहीं बनाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके सीसैट के स्कोर पे, और इस तरह के क्वेश्चंस एडवाइस करते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को है जो स्किप कर जाएं एग्जाम में, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ जिनको आता है वो तो बना लेंगे, जैसे n-1 फैक्टोरियल है और यहाँ पर n = 3 है, तो बेसिकली हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल जो है वो 2 हो गया, इनटू समेशन एस, एस इज बेसिकली समेशन मतलब 3 + 6 + 9, तो कितना हो जाएगा, 3 + 6 + 9 इज 18, ठीक है। और 1 जो है n टाइम्स, यहाँ पे n जो है वो 3 है, तो 111 हो जाएगा। अब ये देखिए ये नंबर आप ध्यान से देखिए, इसको बस थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं हम लोग। देखिए 2 जो है 2 रहने देते हैं, ठीक है। 2 9 = 18 है, 9 मतलब 2 9 2 = 18 है, और ये जो है बेसिकली ऐसे इसको लिखते हैं 9 × 2 × 37 × 3, इस तरह से है, ठीक है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो ये बन जाएगा 37 अगर 74 × 18 × 3, ठीक है। अब देखिए ये नंबर जो है ये क्या है, जो भी नंबर आता है उससे हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता, ये बेसिकली 74 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि 74 इसके मल्टीपल में है। 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि 18 इसके, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएंगे। तो यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका दोनों स्टेटमेंट जो मतलब दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो सही है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसको हमने कहा कि इसको वेरी टफ में रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है डेफिनेटली अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप बना पाएंगे, नहीं तो ये नहीं बनने वाला है, ठीक है। इसका और कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसको आप हिट एंड ट्रायल से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका क्वांट का, ठीक है, एनालिसिस जो है वो ओवर होता है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और जो स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब वाला जो हमारा चैनल है, वहाँ पर हमने बहुत डिटेल में किया हुआ है क्वांट को, और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करें तो डेफिनेटली आज से ही आप पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि सीसैट के बिना अब आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर भी मतलब वो तो डेफिनेटली आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब जो है वो आप पैसेज पे भी सिर्फ रिलाई नहीं कर सकते हैं। देखिए बहुत लोग इस साल से ये स्ट्रैटेजी चेंज करें, क्योंकि लोग को लग रहा था कि चलो 2019 या 2020 में टफ आया था, तो 2021 में हो सकता था कि मे बी आपका क्वांट ईजी हो जाता है, ठीक है, और लोग जो पैसेज से बनाने का कोशिश कर रहे थे और जो क्वालिफाई करने का कोशिश कर रहे थे वो कर जाते, पर ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी कारण आपको सीसैट पे जो है ध्यान देना ही पड़ेगा। और अगर आप दिन भर में अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप जॉब के साथ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ½ एन आवर या 1 आवर जो है आप सीसैट को दे सकते हैं। कोई भी एक टॉपिक उठाइए, चाहे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन हो, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो, परसेंटेज का क्वेश्चन हो, बेसिकली इन सब डोमेन से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपको 1 मिलेगा या 2 मिलेगा, ठीक है, तो उसके वजह से ऐसा नहीं हुआ कि आप दिन भर परमुटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी पढ़ते रहे, ठीक है। हर डाइवर्स टॉपिक्स पढ़ें, मतलब क्वांट में बेसिकली टाइम एंड वर्क पढ़ें, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पढ़ें, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ें, एवरेज एजेस पढ़ें, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, क्योंकि इससे आपको ईजी क्वेश्चन जो मिलते हैं एग्जाम में वो आपसे सॉल्व होना चाहिए। देखिए टफ वाला क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम लोगों से सॉल्व नहीं होता है, और वो जो है आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं करता है।
इसीलिए जो है आपको ईजी पिकिंग्स जो हमने यहाँ पर अभी कहा, जो नियर अबाउट का जो आपका 7 ईजी क्वेश्चंस था और 8 अप्रॉक्स जो आपका मॉडरेट था, ये सब क्वेश्चंस आपके मतलब 15 क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल क्वांट के जो आप सही कर सकते हैं। अगर 15 आप अटेम्प्ट करें तो इसमें आपका 14 सही होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक्यूरेसी भी धीरे धीरे इंप्रूव होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग एक रीजनिंग का भी जो है एनालिसिस करेंगे, उसको भी आप अच्छे से देखिएगा और देखिए कि आपने कहाँ मिस्टेक किया और नेक्स्ट टाइम इंप्रूवमेंट कहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।